नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की साइंस की रिवीजन सीरीज और साइंस की रिवीजन सीरीज की ये चौथी वीडियो है। अगर आप इससे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली सारे ही रिवीजन सीरीज देख सकते हैं। जैसे मैंने साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स तीनों के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, तो आप तीनों वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि मेनली सेक्शन सी, डी और ई से जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्योंकि पिछला जो वीडियो था, थर्ड वीडियो, उसमें हम लोग ने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन 27 में क्या है? द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस और विच विल नॉट, गिविंग सुटेबल रीजंस फॉर ईच। कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, ये भी बताना है, रीजन भी बताना है। पहला दिया है जिंक रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ये होगा? तो हाँ, ये बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर पावरफुल देन कॉपर, सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, है ना। तो ये रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद करना बहुत जरूरी है, उससे एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन दैट बी देखते हैं कि आयरन रिएक्टेड विद जिंक सल्फेट, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा पावरफुल है देन आयरन। ठीक है। तो जिंक रिप्लेस नहीं होगा, जिंक डिस्प्लेस नहीं होगा आयरन से, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है। फिर ऑप्शन सी क्या है? क्वेश्चन सी, दैट इज जिंक रिएक्टिव विद आयरन सल्फेट। हाँ, ये पॉसिबल होगा क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको रिएक्टिविटी सीरीज से ही उसका रीजन देना है। ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करेंगे। व्हाट आर सोप्स केमिकली? ठीक है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम सिंथेटिक डिटर्जेंट, ऑल्सो मेंशन देयर यूजेस। फिर और में क्वेश्चन दिया गया है, an organic compound A is a constituent of many medicines. It is used in an antifreeze and has molecular formula of C2H6O. Upon reaction with alkaline KMnO4, the compound A is oxidized to another compound B with the formula of C2H4O2. Identify the compounds A and B. Write the chemical equation for the reactions that led to the formation of B. तो इन दोनों में से कोई आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं, ये भी 3 नंबर का ही है। तो सोप्स बेसिकली होते क्या है? तो सोप्स आर बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। तो ये सोडियम एंड पोटेशियम होता है। बट डिटर्जेंट जो होता है, ठीक है, डिटर्जेंट या आम भाषा में जिसको सर्फ कहा जाता है, वो क्या होता है? वो एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बस आयंस का फर्क है। ठीक है। तो ये एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं और जो सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के होते हैं। ठीक है। बट यूजेस क्या है? तो दोनों ही सोप और डिटर्जेंट हम लोग क्लींजिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्लींजिंग एजेंट है। बट सोप आर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स ओनली इन सॉफ्ट वाटर। ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर में सोप जो है काम करता है। ठीक है। और सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? बेसिकली सॉफ्ट वाटर विच डू नॉट कंटेन मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस। ठीक है। हार्ड वाटर नहीं होता है, ये हार्ड वाटर में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन होता है। लेकिन डिटर्जेंट जो होता है वो शैम्पू बनाने में काम आता है एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिससे कपड़े उपड़े साफ किए जा सकते हैं। और डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में अच्छा एक्ट करता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। केमिकली पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपको केमिकली इसका आंसर देना है। फिर हम लोग और वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये कहा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारे मेडिसिन में, उसका फॉर्मूला भी दिया गया C2H6O। ठीक है। तो फॉर्मूला से ये आपको समझ जाना चाहिए ये क्या हो सकता है। C2H6O मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं? C2H5OH लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो होता है बहुत सारे मेडिसिन, कफ सिरप्स, जितने भी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है उसमें प्रेजेंट होती है। फिर जब हम लोग इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में? वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में।
ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनता है, तो इथेनोइक एसिड बनता है, CH3COOH, यही फॉर्मूला है C2H4O2। ठीक है, तो इस तरह से दिया गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो हम कंपाउंड ए और कंपाउंड बी तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उसका रिएक्शंस देख लीजिए। तो रिएक्शंस कुछ इस तरह से होगा, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, जब हम लोग उसको अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट देंगे तो वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, ऑक्सीडाइज, तो अल्कलाइन KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। या फिर हम लोग K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं, डाइक्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। A green stemmed rose plant denoted by capital GG and a brown stemmed rose plant denoted by small g are allowed to undergo a cross with each other. List the following observation regarding, ये भी 3 नंबर का ही है। The color of the stem in the F1 progeny, ठीक है, तो फादर और दोनों पेरेंट्स क्या है, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है, और इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा तो ये क्रॉस आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारे ही जो स्टेम होंगे वो क्या होंगे, तो ये ग्रीन कलर के होंगे। ऑल द प्लांट्स विद द ग्रीन स्टेम्स होगा, F1 प्रोजेनी जो होगा ग्रीन स्टेम ही होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम प्लांट इन F2 प्रोजेनी इफ F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। और अगर हम लोग F1 प्लांट का जो प्रोजेनीज है उसको अगर हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे या सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, F2 का प्रोजेनी। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, इसका अगर हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से फेनोटाइप बन रहा है। तो कितने परसेंट प्लांट जो होंगे वो ब्राउन स्टेम होंगे, तो कैपिटल जी स्मॉल, कैपिटल जी स्मॉल जी और स्मॉल जी। तो क्या रेशियो बन रहा है, 1:2:1। ठीक है, तो हमें ब्राउन स्टेम बताना है तो ये सिर्फ 1 ही होगा। तो 1/4 कितना होता है, 1/4 मतलब 25% होता है। ठीक है, तो ओनली 25% ऑफ द प्लांट विल बी ब्राउन स्टेम। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ कैपिटल जी जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी इन F2 प्रोजेनी कितना है, F2 प्रोजेनी में इसका रेशियो कितना है। तो देख सकते हैं कैपिटल जी एंड स्मॉल जी का तो 1:2 है ना। तो जो ग्रीन स्टेम वाले हैं, दोनों ही ग्रीन स्टेम है क्योंकि कैपिटल जी जो है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल जी, है ना। तो 25% और ये 50% है और ये क्या हो जा रहा है, तो 25% हो जा रहा है। तो देख सकते हैं आप 25% ये, 50% ये और ये 25%, तीनों मिलाकर कितना हो रहा है, 100%। ठीक है, तो मतलब आपका कैलकुलेशन सही है और ये पनेट स्क्वायर बनाना भी पड़ेगा, जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो पनेट स्क्वायर बनाना कंपलसरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर 3 मार्क्स का है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखे नहीं लिखे, तो सबसे पहले तो लिखना होगा कि पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं। तो पेस्टिसाइड्स वैसे पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हम लोग पेड़ पौधों पर डालते हैं ताकि पेड़ पौधों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके हार्मफुल पेस्ट और डिजीजेस से। ठीक है, और दिस पेस्टिसाइड्स को क्या किया जाता है, तो मिक्स किया जाता है, या हम लोग पानी में घोल कर डालते हैं या फिर मिट्टी में सॉइल में डाल देते हैं। ठीक है, या स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, फ्रॉम दे हेयर दे आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रोइंग प्लांट अलोंग विथ वाटर। ठीक है, तो ये प्लांट एक्यूमुलेट प्लांट के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉइल में मिक्स है तो ये अपटेक कर लेगा। दिस केमिकल एंटर द एनवायरनमेंट थ्रू द फूड चेन, और उसके बाद क्या होगा, वो प्लांट में एंटर कर चुका है। प्लांट में एंटर कर चुका है तो फिर वो प्लांट जो खाएगा, जो हर्बीवोरस एनिमल खाएगा, उसमें भी क्या होगा, वो केमिकल जो हार्मफुल केमिकल पॉइजनस केमिकल है वो इसमें आएगा। फिर हर्बीवोरस को जो कार्निवोरस एनिमल खाएगा उसमें भी आ जाएगा, है ना। तो देन द पेस्टिसाइड्स गेट ट्रांसफर टू द बॉडीज ऑफ कार्निवोरस आल्सो। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ फूड थ्रू द फूड चेन, दिस हार्मफुल केमिकल्स गेट कंसंट्रेटेड एट ईच सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल। और ईच सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है ऑफ द हार्मफुल पार्टिकल, हार्मफुल केमिकल जैसे पेस्टिसाइड, या फिर इसको आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे डीडीटी मान सकते हैं। ठीक है, वो सब क्या होगा, हर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते जाएगा। और जो टॉप कार्निवोर होगा अगर उसको कंज्यूम करेगा तो उसमें उसमें डीडीटी का कंसंट्रेशन या कोई भी पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं बायोमैग्निफिकेशन या बायो कंसंट्रेशन बेसिकली कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इसको इसको लिखना है, एंड साथ ही साथ में अगर एक फ्लो चार्ट भी बना दें कि मान लेते हैं ग्रास है। ठीक है, ग्रास से हो गया
ग्रासोफर हो गया, फिर उसके बाद फ्रॉग हो गया, उससे हायर हायर एनिमल्स चलते जाएंगे, तो देख सकते हैं कि किस तरह से कंसंट्रेशन बढ़ता है। या फिर एक्वाटिक, एक्वाटिक भी ले सकते हैं। छोटी मछलियों में फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, फिर छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, और अब बड़ी मछलियों को अगर हम लोग खाएंगे तो वो आप वो वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रोहित वांट टू हैव एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर। ठीक है, यूजिंग अ कनकेव मिरर वो इन्वर्टेड इमेज लाना चाहता है। इफ ही केप्ट द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो u आ गया हमारा क्या, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, u हो गया हमारा -50, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड and the image is formed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस भी निकल गया 30 -30 सेंटीमीटर। देन हमें बताना है स्पेसिफाई द रेंज ऑफ फोकल लेंथ, मतलब हमें फोकल लेंथ बेसिकली निकालना है। तो बस मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फोकल लेंथ निकल आएगा। फोकल लेंथ जो है हमारा कुछ -1 18.75 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल लेंथ हमारा। ठीक है, फिर सेकंड जो है वो है रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है मैग्निफिकेशन, स्टेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कनकेव मिरर। तो मैग्निफिकेशन का भी वही जस्ट फॉर्मूला लगाना है। आप हम लोग ने स्कूल में बेसिकली यही फॉर्मूला पढ़ा है, m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए इसको लगाना जरूरत नहीं है फिलहाल आपके लिए। लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस मत कीजिए, जो बुक में फॉर्मूला दिया वही यूज कीजिए। -v/u लगाएंगे तो -30/-50, दैट इज हमारा माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 0.6 आ जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, वो आंसर आ जाएगा 0.6। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। एक ना एक तो ऐसा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से देगा ही देगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं हम लोग कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। State how the resistance of a conductor is affected when low current passes through it for a short duration, a heavy current passes through it for about 30 seconds। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी है एक कोई भी सब्सटेंस का जो अपोज करता है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, रेसिस्टेंस जो होता है हम लोग आर से डिनोट करते हैं, उसका एसआई यूनिट ओम होता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस को दोनों ही सेम समझ लेते हैं। रेसिस्टिविटी हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हो गया, और दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका सिंबल है ओम। ठीक है, और उसका रेसिस्टिविटी है, उसका उसका मोह होता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो फ्लो को रोकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि ये लो करंट पास थ्रू इट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो आपको पता होगा कि हम लोग ने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर लो करंट होगा, करंट अगर लो होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन ए लो करंट पासेस थ्रू इट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। फिर हेवी करंट पासेस, बहुत ज्यादा करंट पास होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल डिक्रीज। अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है। बस यही आपको पता रहना चाहिए, और ये ओम्स लॉ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करते हैं। अ करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ सोलिनॉइड, स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस for the following cases and give reason for the same in each cases। पहला केस क्या है कि सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड इज अ टेम्पररी मैग्नेट। तो बेसिकली हम लोग को बताना है कि जस्टिफाई करना है कि सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह किस तरह से बिहेव करता है, और एक टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह किस तरह बिहेव करता है। ठीक है,
हाँ, तो देख लेते हैं कि सोलिनॉइड जो है किस तरह से वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सोलिनॉइड बेसिकली होता क्या है। तो सोलिनॉइड बेसिकली इस फोटो से आप देख सकते हैं कि सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ सर्कुलर लूप्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, तो एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके अंदर में एक सर्कुलर लूप बनाया जाता है फॉर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द सोलिनॉइड व्हेन अ करंट इज अलाउड टू फ्लो। ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है। तो जिस तरह से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ठीक है, जिस तरह से वो इनसाइड द बार मैग्नेट जो है साउथ टू नॉर्थ जाता है और बाहर में जो होता है नॉर्थ टू साउथ जाता है, जिस तरह से सर्कुलर लूप बनता है, सिमिलर काइंड ऑफ जो है वो एक सोलिनॉइड में भी वही बनता है। जो सोलिनॉइड के जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ टू नॉर्थ जाता है और बाहर में जो है नॉर्थ टू साउथ जाता है। और जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वहां पर वो यूनिफॉर्म होता है, बार मैग्नेट में भी यूनिफॉर्म होता है, सोलिनॉइड में भी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सोलिनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसको बताना जरूरी है कि सोलिनॉइड होता क्या है, ये डायग्राम भी आप रफ में बना सकते हैं। इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सोलिनॉइड जो है वो किस तरह से हम लोग उसको कह सकते हैं कि टेम्पररी मैग्नेट है। तो टेम्पररी मैग्नेट इसलिए है क्यों, जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है, तब तक वहां पर वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हटा देंगे, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो उसमें मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं जनरेट होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा तो वो अपना पोटेंशियल खो देगा। ठीक है, इसीलिए जब तक करंट दिया जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब तक रहेगा, और जब नहीं दिया जाएगा वो नहीं होगा। इसी को बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और यही हमारा क्या है, इसी को हम लोग टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। लेकिन बार मैग्नेट जो होता है वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। ये मैंने डिटेल में जब मैं लेक्चर ले रहा था उसमें डिटेल में बताया था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन डी में आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 34, क्या है, कार्बोनेट, द कार्बोनेट ऑफ a metal X is white solid. It decomposes when heated to form carbon dioxide and yellow solid oxide. What is the metal X? ठीक है, what happens when Rakesh passes hydrogen gas over the heated copper oxide? Write the chemical equations involved in the reactions. और साथ ही साथ में और भी दिया हुआ है, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला देखते हैं कि एक कार्बोनेट मेटल एक्स जो होता है वाइट सॉलिड, और उसको डिकम्पोज करने में वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और येलो सॉलिड ऑक्साइड बनता है। तो वो मेटल कौन सा है, तो वो मेटल जो है वो है लेड, लेड पीबी प्लम्बस। ठीक है, तो लेड कार्बोनेट जो है वो नेचुरली जो होता है वो व्हाइट सॉलिड होता है, एमोर्फस पाउडर में, पाउडर फॉर्म में मिलता है। लेकिन जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है इन लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेड कार्बोनेट व्हेन हीटेड इट गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में है कि हम लोग जब हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, हीटेड कॉपर ऑक्साइड पे अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, ये मेटलर्जी वाला पार्ट से दिया गया है, तो उसमें क्या होगा, वो कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड टू Cu एंड हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये भी पता होना चाहिए दैट व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड टू कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है, एंड हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज टू वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देख लेते हैं, और में राइट थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, हाउ विल यू शो विथ एन एग्जांपल दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, बेसिक इन नेचर, गिव एग्जांपल, गिव केमिकल इक्वेशन आल्सो। तो तीन एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज बहुत आसान से हैं, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि एसिड का जो होता है टेस्ट सोर होता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड जो होता है कोरोसिव होते हैं काफी।
बेसेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टच होता है, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत आसान है ये। अब जो है हम लोग किसी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है उसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी आप मेटल ऑक्साइड लेके प्रूव करा सकते हैं। मेटल ऑक्साइड को जब भी हम लोग ट्रीट कराते हैं कोई भी एसिड से, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, रेस्पेक्टिव सॉल्ट का और वाटर का। तो ये रिएक्शन क्या शो करता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग ने पढ़ा है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस देन ओनली सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। तो अगर HCl तो एसिड है पता है, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक होगा, तभी ना वो सॉल्ट बन रहा है। तो इसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज कॉपर ऑक्साइड और एनी मेटल ऑक्साइड, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, जिंक ऑक्साइड है, वो क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है एसिडिक नॉन एसिडिक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन, एनालाइज एंड डिस्क्राइब द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन। क्या क्या हो सकता है, इसमें से कोई चार ही करना है, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। द फैलोपियन ट्यूब ऑफ ए फीमेल इज प्लग्ड। ठीक है, अगर फैलोपियन ट्यूब ऑफ ए फीमेल अगर प्लग हो जाता है तो क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही बेसिकली, जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन वहां पर नहीं हो पाएगा, एग जो बनता है ओवरीज से, वो एग भी नहीं रिलीज हो पाएगा। ठीक है। एग विल नॉट एबल टू रीच द यूटेरस, और जिसके कारण फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हो पाएगा बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवरीज। ठीक है। फिर सेकेंड इज ओवरीज आर नॉट फंक्शनल। तो ओवरीज अगर नहीं फंक्शनल होगा तो ओवम, एक सेल जो है फीमेल का जो गैमेट वो नहीं बनेगा, साथ ही साथ में जो हॉर्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वो भी नहीं बनेगा। ठीक है। फिर तीसरा है द यूरेथ्रा इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो बहुत बार होता है कि यूरेथ्रा फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं करता है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो, उसमें क्या होगा, यूरिन पास करने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर मेल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो यूरेथ्रा होता है वो कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन। तो उसमें दोनों का ही मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा, उसमें बाधा आएगा। और फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, उनका दो अलग अलग ओपनिंग्स होता है यूरिन एंड ओवम के लिए, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी है, टेस्टोस्टेरॉन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। ठीक है। तो अगर टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगा टेस्टिस से, तो जो मेल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है, वो रिलीज नहीं होगा। तो मेल का जो डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के बाद में, जो डेवलपमेंट्स आएंगे वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल बहुत कम होते हैं, तो वो मेल के तरह ग्रोथ नहीं आ पाता उनमें। ठीक है। फिर पांचवा है कि ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर नॉट सिक्रेटेड बाय द ओवरी। सेम ये फीमेल में भी ऐसा ही होगा। ओएस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो अगर ये नहीं होगा तो फीमेल में भी जो डेवलपमेंट होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस वो भी नहीं हो पाएगा। और में क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर एनिमल हार्मोन्स। ठीक है, ये प्लांट हार्मोन्स की बात नहीं कर रहे, एनिमल हार्मोन्स लिस्ट देयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर नेम द हार्मोन्स व्हिच ब्रिंग चेंज इन द मेल ह्यूमन ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द एडोलेसेंस, ये तो बता ही दिया, टेस्टोस्टेरोन। फिर और एक हार्मोन व्हिच कोऑर्डिनेट्स द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। तो शुगर इन ब्लड कौन कोऑर्डिनेट करता है, तो दो हार्मोन है बेसिकली, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही इसको कंट्रोल करके रखता है। तो इंसुलिन देख सकते हैं कि डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। इसीलिए क्या हो जाता है, जो पेशेंट को डायबिटीज होती है, जिनका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और ग्लूकागॉन जो होता है, जिनका शुगर लेवल बहुत कम होता है, ठीक है, तो उसको मेनली किया जाता है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड शुगर को। ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स के फंक्शन पता चल गया। और बेसिकली हार्मोन्स होते क्या हैं, तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम व्हाट, एंडोक्राइन, व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ये आप हार्मोन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आते हैं एंड आर कैरीड आउट थ्रू आउट द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। जहां तक ब्लड वेसल, जहां पर भी वेन्स, कैपिलरीज, वहां तक फंक्शन करेगा। दे एक्ट ओनली ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स ओनली। ठीक है, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पे ही काम ये करता है। ठीक है, तो ये भी और वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 डिस्कस करते हैं। A thin converging lens form a real magnified image and a virtual magnified image। तो converging lens मतलब क्या है, convex lens हो गया, forms a real magnified image and a virtual magnified image of an object in front of it।
तो राइट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस, दोनों के केस में बनाना है, और हमें रे डायग्राम भी बनाना है टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन ईच पार्ट। फिर हमें बताना है कि हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड बाय कटिंग द लेंस इनटू टू हाफ्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हम लोग सेकंड पार्ट सी पार्ट जो है वो बाद में करते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस में जब रियल मैग्नीफाइड इमेज कब आएगा? ठीक है, रियल मैग्नीफाइड इमेज आएगा तब जब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और 2F के बीच में है। ठीक है, F1 और 2F के बीच में रहता है, तब जाके ही रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है, जो कि 2F के बियॉन्ड होता है, अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रे डायग्राम दिया जाएगा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, तो इस तरह से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज की बात की जा रही है। तो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कब होता है? जब हम लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिकल सेंटर के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग को वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सी जो सेक्शन है, how will the following be affected by cutting this lens into two halves along the principal axis? फोकल लेंथ में क्या होगा अगर हम लोग इस लेंस को काट देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब मान लेते हैं ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग काट दिए, तो उसमें फोकल लेंथ में कुछ चेंज होगा? नहीं, फोकल लेंथ तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं ना, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनली काटते तब फोकल लेंथ में चेंज होता। ठीक है, अगर हम लोग हॉरिजेंटली थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस काट रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू काटना है। ठीक है, फिर इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय हाफ द लेंस। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? हाफ अगर लेंस होगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, तो क्या होगा? इंटेंसिटी जो होगा वो 1/4 हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इंटेंसिटी जब भी फुल लेंस में क्या होता है? हाफ होता है, तो हाफ लेंस में क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। टेबल दिया हुआ ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट गिवन बाय द क्विज मास्टर इन ए क्विज। हिंट क्या है? एक्स मेटल एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्स रिड्यूसेस वाई एंड MnO2। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड। The reaction with Y is used for joining broken railway tracks। ये सबसे बड़ा हिंट है जिसका पता चल जाएगा। ये थर्माइट रिएक्शन की बात करिए, दो रेलवे की पटरियों को जोड़ने का काम जो करता है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द अबव हिंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई, और केमिकल रिएक्शंस भी लिखना है। तो वो मेटल कौन सा है जो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है इन थर्माइट रिएक्शन? तो वो होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर यूज किया जाता है। और वो किसको रिड्यूस करता है? तो वो बेसिकली आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, Fe2O3 को रिड्यूस करता है, एंड MnO2 को भी रिड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्माइट रिएक्शन का जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि MnO2 प्लस एल्यूमिनियम ये कर देता है 3Mn। तो मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो जा रहा है यहाँ पर? रिड्यूस्ड हो जा रहा है। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये क्या हुई? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो आपको बस समझना है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो खुद रिड्यूस्ड होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये फंडा आपको क्लियर रखना है। फिर एल्यूमिनियम जो है आयरन ऑक्साइड को भी इसी तरह से डिस्प्लेस करता है। एल्यूमिनियम ज्यादा पावरफुल है, रिएक्टिव है, तो वो आयरन को इसी तरह से डिस्प्लेस करेगा। और ये दोनों ही रिएक्शन काफी ही एक्सोथर्मिक है बहुत, इसीलिए ये रिएक्शंस जो होते हैं बहुत इसको ध्यान से करना होता है। तो इस रिएक्शन को मेनली थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। वो है अल्पना एंड रौनक डेमोन्स्ट्रेटेड अ सर्किट दैट ऑपरेट्स द टू हेडलाइट्स एंड द टू साइड लाइट्स ऑफ ए कार। ठीक है, in their school exhibition based on their demonstrated circuit answer the following question। तो इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, और क्वेश्चंस भी आपको मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसा क्वेश्चंस आने के। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को पॉज कर दीजिए वीडियो को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3। तो स्विच देख सकते हैं ए, जब हम लोग 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो 12 ओम के जो बल्ब्स है यही ग्लो करेंगे। ठीक है, ये ग्लो करेंगे। और जब हम लोग पोजीशन 3 के साथ कनेक्ट करेंगे तो दोनों 4 ओम के जो है वो ग्लो करने लगेंगे।
ठीक है। और वन के साथ करेंगे तो वन के साथ कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया नहीं गया लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, वन के साथ कुछ नहीं है क्योंकि वन के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, वो सर्किट के बाहर हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन बी क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच लैम्प व्हेन ईच लैम्प वर लिट। ठीक है, जब जल रहे हैं सारे लैम्प तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये चारों ही जो लैम्प है ये पैरेलल में कनेक्शन है, और पैरेलल में जब भी कनेक्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस सब में इक्वली होता है। ठीक है, तो ईच लैम्प है 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट ही होगा। ठीक है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट चारों में होगा। अगर सीरीज में होता तो वहां पर अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पैरेलल कनेक्शन है तो इसका आंसर 12 वोल्ट ही होगा, ईच इन ईच लैम्प। फिर हमें कैलकुलेट करना है करंट। करंट इन ईच 12 ओम लैम्प व्हेन लिट एंड इन ईच 4 ओम लैम्प। ठीक है, तो इसके में कितना करंट होगा और इसमें कितना होगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया 12 वोल्ट का है। तो 12 ओम वाले लैंप में क्या होगा, तो हम लोग ओम्स फार्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या हो जाएगा, V बाई आर। और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और रेजिस्टेंस भी है 12, तो करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर करंट हो गया। सेकंड केस में 4 ओम लैंप के लिए क्या हो जाएगा, तो उस केस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो 12 है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, तो 4 है, तो 12/4 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो जा रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम था वहां पर करंट जो है ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था 4, यहाँ पर करंट क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस 12 है और करंट क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं सही आराम से कि रेजिस्टेंस और करंट का जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने सारे क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को, और भी अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।